इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। हमारा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि ढेरों रिसर्च और कानूनी दस्तावेजों के अंबार से वो बातें निकाली जाएं जो असल में मायने रखती हैं। बिल्कुल, और वो भी बिना किसी उबाऊ या भारी भरकम शब्दों के। हाँ, एकदम सही। तो इस शो का मिशन बहुत सीधा सा है, कानूनी दांवपेच और न्याय प्रणाली की उन उलझी हुई बारीकियों को आसानी से समझना। और आज का जो विषय है वो हमारी न्याय प्रणाली के एक बहुत ही अहम हिस्से पर चोट करता है। आज हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक बेहद दिलचस्प फैसले पर चर्चा करने वाले हैं। ये मामला है सीताराम कुचबेड़िया बनाम विमल राणा का, जो कि कोई आम फैसला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर गहरी रोशनी डालता है कि कानून की सख्त नजरों में हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर खींची कैसे जाती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। इस मामले के दस्तावेजों पर जब हम नजर डालते हैं ना, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। कैसे गांव के एक साधारण से विवाद ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि वो देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट तक पहुंच गया। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कानूनी परिभाषाओं और इंसानी इरादों की एक बहुत बड़ी बहस को जन्म देता है। शांत दिमाग से अगर हम इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हुआ, वो ये भी गहराई से जांचता है कि वो क्यों और किस मंशा से हुआ। सही कहा आपने। तो उस रात की तरफ चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। घटना 11 जुलाई 2003 की है। शाम का वक्त था और एक व्यक्ति है भग्गू, जिसे भागचंद भी कहा जाता था। हाँ, भग्गू। वो भटेरा घाट से नहाकर एक मिनी बस में अपने साथियों के साथ लौट रहा था। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक रुकावट आ जाती है। एक ऐसी रुकावट जो जानबूझकर पैदा की गई थी। बिल्कुल, सड़क पे ट्यूबवेल के भारी पाइप बिछा दिए गए थे ताकि कोई भी गाड़ी आगे ना जा सके। जैसे ही मिनी बस रुकती है, लाठियों से लैस एक भीड़ उस बस को चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर शुरू होता है एक बेरहम हमला। भग्गू और उसके साथ बैठे अन्य लोगों जैसे कुल्हड़ बाबा, अशोक कोरी और पुरुषोत्तम साहू पर लाठियों की बरसात कर दी जाती है। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये पूरी घटना सुन के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई अचानक हुआ सड़क का विवाद था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खौफनाक हमले की नींव उसी दिन दोपहर में ही रखी जा चुकी थी। अच्छा, दोपहर में? हाँ, केस की फाइलों के अनुसार उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे भग्गू ने एक झगड़े में बीच बचाव किया था। वो झगड़ा विमल राणा के बेटों और एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम शरण दुबे था, उनके बीच हो रहा था। तो मतलब भग्गू का उस झगड़े को शांत कराने की कोशिश करना ही उस रात की घटना का मुख्य कारण बना? बिल्कुल। इसी बात का बदला लेने के लिए शाम को ये पूरी साजिश रची गई। और अगर हम चोटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो सच में विचलित करने वाले हैं। कितने लोगों को चोटें आई थी? सभी घायलों को मिलाकर कुल 63 चोटें आईं। जरा सोचिए, 63 चोटें। बाप रे, 63! और उन 63 चोटों में से अकेले भग्गू के शरीर पर 29 चोटें लगी थीं। सिर्फ एक इंसान पे 29 चोटें? हाँ, और इनमें से 5 चोटें सीधे उसके सिर के हिस्से पर मारी गई थीं। मेडिकल रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि उसके सिर की बाईं तरफ की हड्डी में 7 सेंटीमीटर का एक गहरा फ्रैक्चर हो गया था। 7 सेंटीमीटर? वो तो बहुत बड़ा फ्रैक्चर है। जिसके कारण अंदरूनी खून का रिसाव हुआ और अंततः यही उसकी मौत का कारण बना। 29 चोटें, मतलब ये कोई अचानक हुई हाथापाई तो बिल्कुल नहीं थी। इससे तो साफ लग रहा है कि वो किसी बड़े इरादे से आए थे। बिल्कुल, उनका इरादा साफ था। ये आंकड़ा ही अपने आप में उस भीड़ के गुस्से और क्रूरता को बयां कर देता है। और यहाँ आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम इस मामले के अदालती सफर को देखते हैं। अदालती सफर जो कि अपने आप में एक रोलर कोस्टर है। हाँ, क्योंकि जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में गया तो वहां जज ने 19 आरोपियों को दोषी पाया। 19 लोग। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो कि हत्या के लिए होती है और धारा 149 जो गैर कानूनी जमावड़े के लिए होती है, उसके तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। जो कि ट्रायल कोर्ट के नजरिए से एकदम सही था। उनका नजरिया साफ था कि ये एक सोची समझी हत्या थी। लेकिन जब ये मामला अपील के लिए हाईकोर्ट पहुंचता है तो पूरा फैसला ही पलट जाता है। पूरी तरह से। हाईकोर्ट ने सजा को धारा 302 यानी हत्या से घटाकर धारा 304 पार्ट 2 यानी गैर इरादतन हत्या कर दिया और उम्र कैद को बदलकर सिर्फ 6 साल की सजा कर दी। सिर्फ 6 साल? मतलब एक आदमी की पीट पीट कर जान ले ली गई और सजा सिर्फ 6 साल। ये तो एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव था। मुझे तो पढ़कर ही अजीब लगा। जी हाँ,
और हाईकोर्ट के इस नज़रिए का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्याय प्रणाली की उन जटिलताओं को दर्शाता है जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते। तो हाईकोर्ट ने तर्क क्या दिया? उन्होंने अपने फैसले में जो तर्क दिया वो तकनीकी रूप से कुछ इस तरह था कि उन्होंने माना कि भग्गू को 29 चोटें जरूर लगी, लेकिन मौत सिर्फ सिर की उस एक विशेष चोट की वजह से हुई थी। अच्छा, मतलब बाकी चोटों को उन्होंने अलग कर दिया। हाँ, उनका कहना था कि बाकी के जो 28 चोटें थीं वो अपने आप में जानलेवा नहीं थी। लेकिन चोटें तो उसी भीड़ ने मारी थी ना? यही तो पेंच है। हाईकोर्ट ने कहा कि लाठियों से लैस उस भीड़ में से किस एक व्यक्ति ने वो घातक प्रहार किया, ये अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया। ओहो। जमावड़े का जो सामान्य उद्देश्य था वो हत्या करना नहीं था। उनका मानना था कि भीड़ का मकसद सिर्फ भग्गू को पीटना या उसे एक कड़ा सबक सिखाना था। सबक सिखाना 29 लाठियों से? कानूनी भाषा में। हाँ। और क्योंकि मारने का इरादा साफ तौर पे साबित नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इसे हत्या न मानकर सिर्फ एक ऐसा कृत्य माना जहां हमलावरों को ये ज्ञान तो था कि इससे मौत हो सकती है, लेकिन उनकी मंशा हत्या करने की नहीं थी। इसलिए उन्होंने धारा 304 पार्ट 2 लगा दी। लेकिन जरा सोचिए, अगर 29 लाठियां पड़ी हैं और 5 चोटें सीधे खोपड़ी पर हैं, तो हाईकोर्ट ये कैसे कह सकता है कि इरादा नहीं था? क्या कोई सिर्फ सबक सिखाने के लिए किसी का सर फोड़ देता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। ये सुनकर दिमाग में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि आखिर हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच कानूनी रूप से क्या अंतर है? अगर किसी की लाठियों से पीट पीट कर जान ली गई है तो ये इतना जटिल क्यों हो जाता है? ये उलझन बहुत ही आम है। इसे समझने के लिए हमें कानून की उस मास्टर क्लास में जाना होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में दी है। तो इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे हम जीनस और स्पीशीज के सिद्धांत से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जीनस और स्पीशीज? हाँ, मान लीजिए गैर इरादतन हत्या एक बहुत बड़ा घेरा है, तो हत्या उस बड़े घेरे के अंदर का एक छोटा घेरा है। अच्छा। इसका मतलब यह है कि हर हत्या दरअसल गैर इरादतन हत्या तो होती ही है, लेकिन हर गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं होती। मतलब अगर मैं गुस्से में किसी पर प्लास्टिक की पानी की बोतल फेंक कर मारूं और दुर्भाग्य से उसे कुछ हो जाए, तो क्या वो हत्या है, या यहाँ लाठी या किसी भारी हथियार के होने से ही सारा खेल बदल जाता है? बिल्कुल, हथियार और इरादा ही पूरी तस्वीर बदलते हैं। पानी के बोतल से मारने का इरादा जान लेना नहीं माना जा सकता। सही बात है। नौवाली जांच का तरीका बताया है। ये 3 चरण क्या है? पहला चरण यह है कि क्या किसी के कृत्य से किसी इंसान की मौत हुई है। अगर हाँ, तो मामला दूसरे चरण में जाता है। ठीक है। दूसरा चरण यह है कि क्या ये कृत्य आपराधिक है, यानी क्या ये मौत किसी इरादे या ज्ञान के साथ कारित की गई है। और अगर इसका जवाब भी हाँ हो, तो फिर आता है सबसे अहम और तीसरा चरण। यहाँ अदालत को यह देखना होता है कि क्या ये मामला धारा 300 यानी हत्या के 4 खास नियमों के दायरा में आता है। अच्छा। अगर वो उन 4 नियमों में से किसी एक में भी फिट बैठता है तो वो हत्या है, वरना वो सिर्फ गैर इरादतन हत्या रह जाता है। और इन्हीं नियमों को समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक केस का जिक्र है, विरसा सिंह केस। मैंने पढ़ा है कि भारतीय दंड विधान में हत्या की परिभाषा को समझने के लिए ये केस एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। लेकिन असल में उस केस में ऐसा क्या हुआ था जिसने कानून की दिशा ही तय कर दी? विरसा सिंह केस का जिक्र करना यहाँ सबसे सटीक है। ये 1958 का एक बेहद अहम मामला था। उस केस में आरोपी ने पीड़ित के पेट में भाले से एक जोरदार वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पेट में भाला मारा था? हाँ, और बचाव पक्ष की दलील क्या थी पता है? उनका कहना था कि आरोपी का इरादा जान से मारने का नहीं था, वो तो बस एक साधारण सी चोट पहुंचाना चाहता था। भाले से साधारण चोट? ये तो कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल। और उसी ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि किसी कृत्य को हत्या साबित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि अपराधी का लक्ष्य या इरादा सामने वाले की जान लेना ही हो। तो फिर क्या जरूरी है? अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर शरीर पर कोई ऐसी खास चोट पहुंचाता है जो सामान्य स्थिति में मौत का कारण बनने के लिए काफी है, तो कानून की नजरों में वो हत्या ही मानी जाएगी। यानी अदालत ये नहीं पूछेगी कि क्या तुम इसे मारना चाहते थे? एकदम सही। अदालत ये देखेगी कि क्या तुमने जानबूझकर वो चोट मारी थी जिससे इसकी मौत हुई। अगर चोट जानबूझकर मारी गई थी और वो चोट इतनी गंभीर थी कि उससे किसी की भी मौत हो सकती थी, तो इरादा अपने आप साबित मान लिया जाता है।
तो अदालतें असल में एक मनोवैज्ञानिक की तरह काम कर रही हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। मतलब अगर कोई किसी के सिर पे जोर से भारी लाठी मार दे और फिर कहे कि मेरा इरादा तो सिर्फ इसका सिर फोड़ना था, मारना नहीं था, तो कानून इस बहाने को बिल्कुल नहीं मानेगा। एकदम सही। कानून ऐसे बचकाने बहानों को जगह नहीं देता। और इसी इरादे या इंटेंशन को तय करने के लिए एक और बड़ा केस हमारे स्रोतों में आता है, पुलिचेरला नागराजू केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कुछ मापदंड तय किए कि अदालतें आखिर एक अपराधी के दिमाग को कैसे पढ़ेंगी। अच्छा, दिमाग पढ़ने के मापदंड वो क्या है? इसके लिए अदालतें कुछ सवालों के जवाब ढूंढती हैं, जैसे हथियार क्या था, क्या वो जेब में रखा कोई छोटा चाकू था या कोई भारी लाठी। हथियार से बहुत कुछ तय होता है। बिल्कुल। फिर देखा जाता है कि शरीर के किस हिस्से पर वार किया गया, क्या वार पैरों पर किया गया था या सिर जैसे नाजुक हिस्से पर, और कितने जोर से वार किया गया होगा, ये भी तो देखते होंगे ना। हाँ, बल का प्रयोग कितना था, क्या ये हमला अचानक हुए किसी विवाद का नतीजा था या इसके पीछे पहले से कोई योजना थी, जैसे हमारे मौजूदा केस में, भग्गू वाले मामले में। बिल्कुल। ट्यूबवेल के भारी पाइप सड़क पर लाकर रास्ता रोकना एक साफ संकेत है कि ये अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये पूरी तैयारी के साथ किया गया था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इन सारे कानूनी सिद्धांतों, विरसा सिंह के ऐतिहासिक फैसले और पुलिचेरला नागराजू के मापदंडों का हमारे आज के सीताराम कुशबेड़िया वाले मामले पर क्या असर पड़ा? इसका असर बहुत गहरा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः क्या निष्कर्ष निकाला? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में एक बहुत बड़ी वैचारिक और कानूनी खामी पकड़ी। वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का ये सोचना पूरी तरह से गलत था कि चूंकि मौत सिर्फ एक चोट से हुई और वो चोट किसने मारी ये पता नहीं, इसलिए हत्या का इरादा नहीं था। हाँ, ये तर्क तो मुझे भी शुरू से अजीब लग रहा था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की मानसिकता और प्रातिनिधिक दायित्व यानी सेक्शन 149 के सिद्धांत को बहुत जोर देकर स्पष्ट किया। ये प्रातिनिधिक दायित्व क्या होता है? कानून कहता है कि जब एक गैर कानूनी जमावड़ा कोई अपराध करता है तो हर वो व्यक्ति जो उस जमावड़े का हिस्सा है और उनके सामान्य उद्देश्य को जानता है, वो उस अपराध के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना कि मुख्य हमलावर। एक मिनट, मुझे यहाँ एक शंका है। हाँ, पूछिए। क्या सामूहिक जिम्मेदारी का ये सिद्धांत थोड़ा खतरनाक नहीं है? मान लीजिए भीड़ में कोई ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ पीछे खड़ा था, उसने लाठी भी नहीं चलाई, हो सकता है वो सिर्फ तमाशा देख रहा हो, क्या उसे भी मुख्य हमलावर के साथ हत्या के लिए उम्र कैद दे देना ज्यादती नहीं है? आपकी बात अपनी जगह सही है। एक आम इंसान के नजरिए से तो ये थोड़ा अनुचित लग सकता है ना? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन कानून इसे एक अलग चश्मे से देखता है। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर 4 दोस्त मिलकर एक बैंक लूटने की साजिश रचते हैं, वो चारों बैंक के अंदर जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक के पास बंदूक है और वो गार्ड पर गोली चला देता है, तो बाकी 3 ये नहीं कह सकते कि हमने तो सिर्फ पैसे बटोरे थे, गोली हमने नहीं चलाई। अच्छा, हाँ, ये तो है। कानून की नजरों में बैंक लूटने के सामान्य उद्देश्य के कारण चारों हत्या के दोषी होंगे। समझ गई। यही बात सेक्शन 149 पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 19 लोग लाठियां लेकर रास्ता रोककर खड़े थे। ये अचानक हुआ कोई झगड़ा नहीं था। बिल्कुल पूरी तैयारी थी। लाठी भले ही बंदूक या तलवार ना हो, लेकिन जब उस लाठी से एक निहत्थे इंसान के सिर पर 5 बार लगातार और जोरदार वार किए जाएं, तो उस भीड़ में शामिल हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से ये पता होता है कि इसका नतीजा मौत हो सकता है। सही बात है। 29 चोटें सबक सिखाने का तरीका नहीं होती, ये जान लेने का तरीका है। एकदम सटीक बात कही आपने। ये उदाहरण वाकई इस जटिल कानून को बहुत साफ कर देता है और इसी संदर्भ में दस्तावेजों से एक और बहुत ही हैरान करने वाला कानूनी तथ्य सामने आता है जो न्याय प्रक्रिया की बारीकियों को दिखाता है। आप किस तथ्य की बात कर रही हैं? इस पूरे मामले में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर N.K. वाजपेयी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने ट्रायल के दौरान अदालत में आकर गवाही नहीं दी थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। तो क्या बचाव पक्ष ने इसका फायदा नहीं उठाया? आमतौर पर तो वकील यही कहते हैं कि जब डॉक्टर से जिरह नहीं हुई तो रिपोर्ट कैसे मान ले। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है और ये कानूनी दाव पेच का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। बचाव पक्ष इसका फायदा उठा सकता था, लेकिन यहाँ दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। उल्टा कैसे पड़ गया? बचाव पक्ष के वकीलों ने ट्रायल के दौरान
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खुद ही अदालत में आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। अच्छा, उन्होंने खुद ही मान लिया। हाँ, चूंकि बचाव पक्ष ने खुद उस रिपोर्ट को सच मान लिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अकाट्य और ठोस सबूत माना। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। बिल्कुल, उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि खोपड़ी में 7 सेंटीमीटर का फ्रैक्चर था और ब्रेन हेमरेज हुआ था। जब आपने रिपोर्ट खुद मान ली तो आप चोटों की गंभीरता से इनकार कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 चोटें, जिनमें से कई इतनी गंभीर थीं, ये साबित करने के लिए काफी हैं कि इरादा सिर्फ डराने का नहीं था। ये तो बचाव पक्ष के लिए अपने ही बुने जाल में फंसने वाली बात हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाँ, वो भी बहुत अहम है। अगर हम केस के दस्तावेजों को निष्पक्ष रूप से देखें तो ये बात सामने आती है कि दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि अलग थी। दस्तावेज बताते हैं कि भग्गू एक अनुसूचित जाति समुदाय से था और हमलावर गुज्जर समुदाय से। हालांकि अदालत में SC/ST एक्ट के तहत आरोप तकनीकी रूप से साबित नहीं हो पाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन कागजातों और गवाहियों का आधार पर यह माना कि ये एक बदले की कार्रवाई थी। बिल्कुल, और इसी क्रोनोलॉजी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा। दोपहर में जो बीच बचाव भग्गू ने किया था, ये उसी का एक सोची समझी साजिश के तहत लिया गया बदला था। ये कोई अचानक भड़का हुआ विवाद नहीं था जहाँ किसी ने गुस्से में आके एक लाठी मार दी हो। हाँ, योजना बनी, पाइप बिछाए गए, हथियारों के साथ इंतजार किया गया और फिर एक साथ टूट पड़े। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और उन सभी आरोपियों की धारा 302 यानी हत्या की सजा को दोबारा बहाल कर दिया। यानी फिर से उम्र कैद। जी हाँ, यही इस केस की सबसे बड़ी सीख है। ये केस हमें बताता है कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि वो परिस्थितियों को बहुत गहराई से देखता है। बिल्कुल सही कहा। एक ही कृत्य, जैसे लाठी से मारना, अगर अचानक हुए झगड़े में पैरों पर होता तो शायद वो गैर इरादतन हत्या या सिर्फ गंभीर चोट की श्रेणी में आता। लेकिन वही लाठियां जब पहले से रास्ता रोककर एक निहत्थे व्यक्ति के सिर पर ताबड़तोड़ बरसाई जाती हैं, तो कानून उसे स्पष्ट रूप से हत्या ही मानता है। वाकई ये पूरा सफर ये समझने के लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा है कि न्याय प्रणाली सिर्फ ये नहीं देखती कि घटना क्या हुई, बल्कि वो सबूतों, हथियारों के प्रकार, चोटों के पैटर्न और घटना की क्रोनोलॉजी के जरिए इंसान के दिमाग के भीतर चल रहे इरादों को पढ़ने की कोशिश करती है। एकदम सही। जो भी लोग कानून के काम करने के तरीके को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा सबक है कि अदालतें तथ्यों के आधार पर कैसे इंटेंशन यानी नियत का पता लगाती हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, जिस पर समाज के हर जागरूक नागरिक को गहराई से सोचना चाहिए। वो सवाल क्या है? जब एक भीड़ मिलकर हिंसा करती है तो व्यक्तिगत अपराध और सामूहिक अपराध के बीच की सीमा कहाँ खत्म होती है? अगर 100 लोगों की भीड़ के गुस्से में किसी एक के हाथ से कोई ऐसा घातक वार हो जाए जिससे जान चली जाए, तो क्या पूरी भीड़ को हत्यारा मानकर उम्र कैद की सजा देना समाज के नजरिए से पूरी तरह न्यायसंगत है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर ये न्यायपालिका द्वारा भीड़ की उस खौफनाक मानसिकता को रोकने का एक कड़ा और जरूरी संदेश है कि अगर भीड़ का हिस्सा बने हो तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। इस बारीक नैतिक और कानूनी दुविधा पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। बहुत ही गहरा सवाल है। कानून और नैतिकता के ऐसे ही चौराहों पर आकर इंसान के सोचने का नजरिया बदलता है। खैर, इस चर्चा को इतने ध्यान से सुनने और इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।